हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो कि थेवेनिन्स थ्योरम पर बेस्ड थ्योरम्स थी। उनके वीडियोस जारी करने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट एनालिसिस में यूज़ करते हैं, उसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस में कहीं न कहीं कुछ ट्रिक ऐसी होती है जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाएं या चूक जाएं तो आपका प्रॉब्लम गलत हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन सी ट्रिक्स होती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, उसके बारे में मैं प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ में सुपरपोजिशन थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, बने रहें एलेक्स गुरु पर। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस लाइक ज़रूर से करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम की। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे किसी नेटवर्क में, ये सपोज कोई एक नेटवर्क में कंसिडर कर रहा हूँ, इस नेटवर्क के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इस नेटवर्क में जो सोर्सेस प्रेजेंट है उन सोर्सेस को सपोज मैं अलग से बाहर बना देता हूँ। ये एक सोर्स इसके अंदर V1 वोल्ट का लगा हुआ है, ये दूसरा सोर्स इसके अंदर V2 वोल्ट का लगा हुआ है। अंदर ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर सब कुछ कनेक्टेड है। और ये हमने यहाँ पर तीसरा सोर्स कंसिडर कर लिया, सपोज करंट सोर्स I मान का। और इस नेटवर्क में कहीं कोई रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट या वोल्टेज मुझे निकालना है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ लीनियर रिलेशंस के लिए ही एप्लीकेबल होती है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि सुपरपोजिशन थ्योरम से हम क्या करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, इनमें से कौन सी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कौन सी क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो लीनियर रिलेशंस होते हैं उन लीनियर रिलेशंस के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब करंट के लिए और वोल्टेज के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पावर अगर मुझे निकालना है तो मैं सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके पावर नहीं निकाल सकता। क्यों और कैसे, सुपरपोजिशन थ्योरम डिस्कस करने के बाद मैं इस पॉइंट पर फिर से आऊंगा। तो अभी हम ये समझें कि किसी नेटवर्क में स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, किसी नेटवर्क में अगर दो या दो से अधिक सोर्सेस प्रेजेंट है और हमें किसी रेजिस्टेंस से बहने वाले या किसी लोड पर करंट या वोल्टेज निकालना हो तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल सोर्स की वजह से, मतलब एक सोर्स कंसिडर करके उसकी वजह से रिस्पॉन्स निकालते हैं। और जब हम एक सोर्स कंसिडर करते हैं तो बाकी सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब अगर मैं V1 वोल्टेज सोर्स कंसिडर करूंगा तो ये जो V2 वोल्टेज सोर्स और I एम्पियर का करंट सोर्स है, इन सोर्सेस को मैं इनके आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करूंगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से बेसिक्स वाले वीडियोस का पार्ट आ रहा है, आप समझिए इस चीज़ को। हमारे जो नेटवर्क के जो वीडियोस हैं, अगर आप उनको एक सीरीज में देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप यहाँ पर फिर देखिए, आप कंसेप्ट आ रहा है आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के लिए। तो सोर्सेस के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम रिकेप करते हैं। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, और 0 इंटरनल रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम वोल्टेज सोर्स को जब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करने की या रिप्लेस करने की बात करेंगे तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे। और करंट सोर्स का आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट मानते हैं, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऐसा पाथ जहां से कोई करंट फ्लो ना हो पाए तो उसको हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपको यूज करने पड़ेंगे यहां पर जब भी आप थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक सोर्स कंसिडर करके उसके करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स निकालेंगे। जैसे V1 के लिए कोई रेस्पॉन्स हमने निकाल लिया, फिर V2 के लिए रेस्पॉन्स निकाला, और जब V2 कंसिडर करेंगे तो V1 और I को हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। फिर I एम्पियर का करंट सोर्स कंसिडर करते हुए V1 और V2 को हम उनके आंतरिक प्रतिरोधों से प्रतिस्थापित कर देंगे। और इस प्रकार एक एक सोर्स की वजह से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, उन रेस्पॉन्सेस का बीजगणितीय योग इन तीनों सोर्सेस के एक साथ अप्लाई होने पर जो रेस्पॉन्स होता है उसके बराबर होता है। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं।
हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे सपोज यही नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क में हमने ये 3 सोर्सेस कंसिडर किए हैं। ये पहला सोर्स सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं, V1 हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, V1 को कनेक्ट कर देते हैं और ये जो V2 है, इस V2 को और इस करंट सोर्स को हम आंतरिक प्रतिरोधों से प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब V2 को हमने क्या कर दिया, V2 इक्वल टू 0, V2 शॉर्ट सर्किट किया और I को हमने रिमूव किया, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ओपन सर्किट। अब इनकी वजह से जो रेस्पॉन्स है, उस रेस्पॉन्स को सपोज में मान लो सपोज मुझे करंट I ज्ञात करना है, स्मॉल I, तो इस रेस्पॉन्स को मैं कैपिटल I1 बोल देता हूँ। V1 सोर्स की वजह से मुझे कैपिटल I1 करंट मिल रहा है। फिर मैं दूसरी स्टेप में क्या करूंगा, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। जितने सोर्सेज है उतनी स्टेप्स आपको लगानी पड़ेगी। सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसी नेटवर्क पर सेकंड सोर्स अब हम कंसीडर करें। ये सेकंड सोर्स हमने V2 कंसीडर कर लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपनी इच्छा से किसी को भी बना सकते हैं। उस वक्त अब ये V1 को हमने जीरो किया, V1 जीरो किया मतलब हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया और करंट सोर्स को तो हमें क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। तो करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया। क्यों ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, उसका कारण ये आंतरिक प्रतिरोध है। अब इसकी वजह से यहां पर हमने करंट निकाला, सपोज वो हमारा करंट हो गया I2। थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड स्टेप में 3 सोर्सेज हैं तो 3 स्टेप लगेगी। थर्ड स्टेप में इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज को, V1 और V2 वोल्टेज सोर्सेज को हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। V1 जीरो किया, V2 जीरो किया, शॉर्ट सर्किट किए इन दोनों को, क्योंकि इनका आइडियल आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। और करंट सोर्स को हमने क्या कर दिया, यहां पर अप्लाई कर दिया। तीसरे सोर्स की वजह से अब हम करंट निकाल रहे हैं। इस कंडीशन में जो करंट इस रेजिस्टेंस से रहेगा वो I3 हो जाएगा। तो ये प्रत्येक सोर्स के कारण करंट्स जो मुझे मिल रहे हैं I1, I2, I3, तीनों सोर्सेस के लिए जो करंट I होगा उस करंट के बराबर होंगे। इनका एडिशन उस करंट के बराबर होगा। मतलब हम इन तीनों करंट का एल्जेब्रिक सम लेंगे, विथ डायरेक्शन सम लेंगे। यहां मैंने प्लस इसलिए किया क्योंकि तीनों की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड मान ली। अगर कहीं अपवर्ड डायरेक्शन आएगी तो हम उसको नेगेटिव कहेंगे। क्वेश्चन लेंगे तब आपको ये एल्जेब्रिक सम भी समझ में आ जाएगा। मतलब आपको प्रत्येक सोर्स के कारण उस रेजिस्टेंस से करंट और वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। और जब आप एक सोर्स के कारण करंट और वोल्टेज का मान ज्ञात करेंगे तो बाकी सोर्सेस को आप इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। इस टाइप से जो आपको प्रत्येक सोर्स के कारण करंट्स मिल रहे हैं, उन करंट्स का या वोल्टेज का आप जब एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, बीजगणितीय योग कर लेंगे, तो आपको तीनों सोर्सेस के या सभी सोर्सेस के कारण जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट हम एक बार फिर से बोल देते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना आएगा तो आप इस डायग्राम को बना करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ आप लिखेंगे कि किसी नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक सोर्सेज अगर उपस्थित हैं और उन सोर्सेज की वजह से अगर मुझे करंट या वोल्टेज ज्ञात करना है तो हम प्रत्येक सोर्स के कारण उस रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का मान ज्ञात करके उनके बीजगणितीय योग की सहायता से सभी सोर्सेस के कारण करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक सोर्स के कारण करंट या वोल्टेज का मान ज्ञात करते समय बाकी सोर्सेस को हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, अर्थात वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। इस टाइप से आप फ्लो में समझ लीजिए। 3 ही चीजें हैं, प्रत्येक सोर्स के कारण करंट और वोल्टेज निकालना है, एल्जेब्रिक सम करना है, और जब एक सिंगल सोर्स को कंसिडर करेंगे तो बाकी सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देंगे। आई होप सुपरपोजिशन थ्योरम का कंसेप्ट और किस तरीके से आपको इसको डील करना है ये इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटी पेपर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज ये नेटवर्क हमें दिया हुआ है और हमसे इस करंट आई का मान पूछा जा रहा है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इस सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करते वक्त नोड और मेश एनालिसिस आपको नहीं लगाना पड़ेगा। आप नोड और मेश एनालिसिस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम आप अगर कंबाइंडली ओवरऑल अगर आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं तो आप नोड और मेश एनालिसिस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एग्जाम में आपसे सुपरपोजिशन थ्योरम का कंसेप्ट पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके ही करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल नोड और मेश एनालिसिस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं तो मैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है, देखिए आप कंसेप्ट बहुत ईजी हैं। आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं कि ये ग्राउंड नोड है, इस नोड पर 6 वोल्ट मुझे मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं V वोल्ट मान लेता हूँ सपोज,
तो और इस नोड पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन बनेगी v माइनस सिक्स बाई टू प्लस वी बाई फोर माइनस थ्री इक्वल टू 0। ये v बाई फोर क्योंकि इसमें इधर जाने वाला करंट, इसमें इधर जाने वाला करंट v माइनस सिक्स बाई टू, और ये चूंकि पास आ रहा है इसलिए माइनस थ्री इक्वल टू 0। नोड एनालिसिस का हमारा वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जिसमें हमने एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट कवर किए, तो वो आप एक बार ज़रूर से देख लें। तो अब देखिए यहाँ मैं आसानी से v का मान निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर v का मान निकालूँ तो देखिए ये हो रहा है 2v माइनस 12 प्लस v माइनस 12 इक्वल टू 0। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3v इक्वल टू हो रहा है 24 और v इक्वल टू हो रहा है 24/3 मतलब 8 वोल्ट। और मुझे चूंकि करंट I निकालना है तो I करंट मुझे दिख रहा है कि v बाई फोर है, इसलिए 8/4 मतलब 2 एम्पियर। मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये क्रॉस चेक करने के लिए पहले ही मैंने निकाल लिया 2 एम्पियर। हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका आंसर सही ही आएंगे। तो ये हमने यहाँ पर I इज इक्वल टू 2 एम्पियर निकाल लिया। हम ये देख रहे थे कि I का मान कितना आएगा, ये हमने निकाल लिया। इसको अब थोड़ा सा यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर मैं निकालता हूँ I का मान, तो मुझे दो करंट निकालने पड़ेंगे, एक इस 6 वोल्ट के कारण और एक इस 3 एम्पियर के कारण। अब दोनों करंट निकाल करके मैं उनका बीजगणितीय योग करूंगा। देखिए कैसे, तो मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं, आप कंसीडर करें पहली स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हम सपोज इस 6 वोल्ट को कंसीडर करते हैं। कंसीडर 6 वोल्ट सोर्स एंड रिप्लेस 3 एम्पियर करंट सोर्स with its internal impedance। और ये इंटरनल इंपीडेंस हम क्या लेकर के चल रहे हैं, आइडियल इंटरनल इंपीडेंस लेके चल रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट। तो हमें क्या करना है, हमें सर्किट वापस से ड्रॉ करना है और हम ये मान लेते हैं कि उस वक्त करंट I1 होगा। तो ये 6 वोल्ट का सोर्स हमने एज इट इज यहाँ पे बना दिया। करंट वोल्टेजेस निकालने के लिए हमें वही नोड और मैश एनालिसिस उपयोग करने पड़ेंगे। आप उन नोड और मैश एनालिसिस को मान लीजिए, बेसिक्स जो हैं वो हमेशा आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। आप अगर बेसिक्स आपके अच्छे हैं, क्लियर है, तो आपका हाथ कभी नहीं रुकेगा, और हाथ नहीं रुकेगा तो काम चलता रहेगा। हाँ, और कभी कभी अगर हाथ रुकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हाथ रुकता है इसका मतलब कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप सोच करके वहाँ से आगे बढ़ें, करंट और वोल्टेज को सोच करके बढ़ें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हमने क्या किया, हमने 6 वोल्ट पहला सोर्स कंसीडर किया, दूसरे सोर्स को उसके आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, और इस वक्त के करंट को मैंने I बोलने के बजाय I1 बोल दिया। तो मैं पहले I1 का मान निकाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस नोड पर, नोड एनालिसिस के कंसेप्ट, यहाँ पर मैं एक नोड ये मान सकता हूँ, लेकिन ये नोड मानने से क्या होगा, अननेसेसरली एक वेरिएबल बढ़ रहा है। जब ये ओपन टर्मिनल है और इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा एक ही ब्रांच अपन कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ का वोल्टेज अगर मुझे पता हो तो V/6 से मुझे I1 सीधे ही मिल रहा है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि I1 का मान V/6 है, अगर इस नोड पर वोल्टेज भी है। इस नोड से ग्राउंड तक अगर सिर्फ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इसका मतलब इस नोड का वोल्टेज डायरेक्टली 6 वोल्ट हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, खुशी खुशी आप लिख दें कि अगर V का मान 6 है और इसमें बहने वाला, इस ब्रांच में बहने वाला करंट V/6 है, तो 6/6 मतलब 1 एम्पियर। एक काम तो हो गया, एक काम अपना पूरा हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए सेकंड स्टेप, हमने पहला सोर्स कंसीडर करके उसकी वजह से करंट I1 निकाल लिया। सेकंड कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड पॉइंट पर अब हम दूसरा सोर्स कंसीडर करने वाले हैं। और जब हम दूसरा सोर्स कंसीडर करेंगे उस वक्त हम फर्स्ट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमने वापस नेटवर्क बना दिया। आपका ये जो 3 एम्पियर करंट सोर्स है ये यहाँ पर एज इट इज लगा हुआ है, और ये आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पर मैंने इन दो टर्मिनल पर शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्योंकि V1 को मुझे क्या करना है, 0 करना है। आप ऐसा लिख सकते हैं, कंसीडर 3 एम्पियर करंट सोर्स एंड रिप्लेस 6 वोल्ट voltage source with its internal resistance which is 0 and 0 resistance is replaced by short circuit। अब इस कंडीशन में देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। यहाँ पर जो करंट होगा उसको मैं अब I2 बोल देता हूँ, है ना, और I1 और I2 के बीजगणितीय योग को या एल्जेब्रिक सम को, बीजगणितीय योग या एल्जेब्रिक सम का मतलब एडिशन विद इट्स डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव है उसको अपने को कंसिडर करना है।
तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन में आप देख रहे हैं कि इस 3 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट आ गया। अब ये इतना सा आपको सोच के चलना है। आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 3 के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट आ गया और शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस का मान 0 होता है। तो इस 0 और 3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 0 × 3 अपॉन 0 + 3 मतलब 0। और अगर ये 0 आने वाला है तो इसका मतलब ये होगा कि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं यहाँ पर वापस ड्रॉ करूँ तो मुझे जो सर्किट मिल रहा है वो सर्किट अब ये हो गया। यहाँ ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको करंट कहाँ निकालना, इस पोजीशन को आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ जो करंट है वो करंट ही मेरा I2 करंट है। ये 2 है, ये 4 है, पर चूंकि इधर तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही। अगर मान लो मुझे इस 3 में ही निकालना होता तो यहाँ पर ये करंट क्या हो जाता, 0 हो जाता इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि इस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन अभी चूंकि मुझे यहाँ करंट नहीं निकालना है तो मैं इसको अभी यहाँ ऐसे रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद में यहाँ पर देखिए अब सिंपल केस हो गया। अब कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये 3 एम्पेयर आ रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब करंट डिवीजन रूल लग रहा है। और ये जो करंट I2 है ये करंट हो जाएगा आने वाला करंट 3 अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 मतलब 6/6। ओह, आप तो कहोगे सर ये तो बहुत सरल प्रॉब्लम आपने ले लिया। आप सरल प्रॉब्लम ले लेते हैं। मैंने लिया है ताकि अभी हम इनिशियली कंसेप्ट समझ पाए। हमारे जो दोनों करंट्स मुझे निकालने थे I1 और I2, वो करंट्स मेरे हाथ में अब हैं। और I1 और I2 अगर मेरे हाथ में हैं तो ये जब दोनों सोर्सेस लगे होंगे उस वक्त जो करंट I होगा ये करंट I1 और I2 के योग के बराबर होगा। इसका मतलब 1 + 1। अब मान लो सपोज ये करंट अभी अगर इसका डायरेक्शन ऐसा होता, डाउनवर्ड होता, तो फिर ये डिवीजन ऐसा होता। अगर ये डाउनवर्ड होता तो इधर से और इधर से जाता करंट। तो उस कंडीशन में हम I2 को नेगेटिव कंसीडर करते। तो थोड़ा सा ज्ञान चक्षु आप ओपन रखिए। आप थोड़ा सा सोचिए कि मैं करंट को डील कर रहा हूं, मैं वोल्टेज को डील कर रहा हूं, ज़्यादा कुछ भी नहीं। V = IR और I = V/R से ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए पूरा नेटवर्क बहुत आसान होता है अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं। तो ये मेरा एक पहला प्रॉब्लम हो गया। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा करके एक अगला प्रॉब्लम आपके से डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम ये सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें इस 6 ओम रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट निकालना है। ये प्रॉब्लम मैंने RGPV यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर से ली है और जानबूझ करके डिपेंडेंट सोर्स वाली प्रॉब्लम ली है। डिपेंडेंट सोर्स का प्रॉब्लम लेने के पीछे रीजन ये है कि स्टूडेंट्स डिपेंडेंट सोर्स को देख करके कई बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज की प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल होने की वजह से उनके क्वेश्चंस कई बार सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, डिपेंडेंट सोर्स हमारे मेहमान हैं, वो हमें कतई प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। वो उनका सिर्फ एक ही ये होता है, जैसे हम मेहमान आता है तो आपको क्या करना होता है, मेहमान की हम सेवा चाकरी करते हैं, वैसे ही आप डिपेंडेंट सोर्स की सेवा चाकरी हमेशा करते रहें। डिपेंडेंट सोर्स जब आएगा तो नेटवर्क में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर के आएगा। उस वेरिएबल का ध्यान रखिए, वो जब भी आपकी इक्वेशन में आ रहा है तो उस वेरिएबल का मान निकाल के रख दीजिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, पहले तो क्या है ये मुझे यहाँ अंदर से पता चलता है। अगर आपने मेरे सोर्सेस वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप ज़रूर से देख ले, उसमें आपको डिपेंडेंट सोर्सेस कैसे क्या होते हैं, कैसे डील करना है, ये सब कुछ मैंने समझाया है। ये जो पर्टिकुलर सोर्स है, इस सोर्स में देखिए यहाँ अंदर प्लस माइनस है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ Vx लिखा है, इस Vx पर मतलब ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और ये Vx आपको नेटवर्क में कहीं कहीं बना होगा, तो ये यहाँ पर बना हुआ है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मुझे I का मान निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। नॉर्मल तरीके से मैं निकालना चाहूंगा तो मैं निकालूंगा ही, और निकाल ही सकते हैं अपन, हमेशा अपन करते ही आए। सपोज मैं मैश एनालिसिस लगाता हूँ, और मैश एनालिसिस अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे यहाँ 2 मैश दिख रहे हैं। यहाँ पर सपोज मैं I1 मान लेता हूँ, और यहाँ इस मैश में तो मुझे दिया ही हुआ है कि I करंट है। अब जब मैं मैश इक्वेशन बनाऊंगा तो देखिए मैंने इक्वेशन बनाई -18 + 1 × I1, मैं तो ऐसा ही बनाऊंगा 1 × I1। अब मैं क्या इधर जा सकता हूँ, नहीं, यहाँ जाके मेरा हाथ रुक जाना चाहिए कि नहीं, ये तो करंट लिखा हुआ है और मैं इधर तो इक्वेशन बना नहीं सकता हूँ, तो मैं आगे चला जाता हूँ। सुपर मैश हो गया मतलब ये, तो -2Vx क्योंकि ये माइनस पहले आ रहा है और वोल्टेज है, +6I = 0। अब यहाँ मुझे पता है कि इन दोनों का डिफरेंस करंट इस ब्रांच में बहता है, और ऊपर जाने वाला करंट जब मैं इस मैश में आता हूँ तब बहता है। इसका मतलब I - I1 = 3 एम्पियर। ये हमने सुपर मैश एनालिसिस वाले वीडियो में बताया है, आप उसको जरूर से देखें। अब यहाँ देखिए
दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल नहीं हो गए, तीन वेरिएबल हो गए, क्योंकि ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है। तो सिंपल Vx आप देख लीजिए। अब Vx क्या होगा, हमने इधर जाता हुआ करंट माना था, तो 1 इंटू आई वन, मतलब वन इंटू आई वन, वी इज इक्वल टू आई आर से 1 इंटू आई वन। लेकिन इधर जाने वाला करंट हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो Vx का मान हो रहा है माइनस आई वन। ये Vx का मान माइनस आई वन अपन यहाँ रख देते हैं। तो देखिए इक्वेशन से -18 प्लस आई वन अपन एज इट इज बना रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 2Vx है तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 6I इक्वल टू 0। हमें यहाँ दिख रहा है हमें I निकालना है, तो हम I1 को हमें रिमूव करना है, तो हम यहाँ से I1 का वैल्यू यहाँ पर रख देते। तो I1 का मान क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर I1 का मान आ रहा है, I1 उधर गया तो I-3, इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हो रहा है -18, यहाँ देखिए 3I1 है, तो 3I1 की जगह इसको रखेंगे तो हो जाएगा +3I-9। ये हमने रखा I-3, 3I1, I1 की जगह ये रख दिया, +6I। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये हो रहा है आपका 9I इक्वल टू 27, और I इक्वल टू हो रहा है 27/9, 3 एम्पियर। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें आंसर पता होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा, आपको आपके कॉन्फिडेंस के लिए ना। एग्जाम में तो ऑटोमेटिकली हम इसको सिर्फ सीधे सॉल्व करेंगे और सीधे आंसर आपको मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रॉब्लम को सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है, हम जिस एम को लेकर के इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करके हम इस करंट आई का मान कैसे 3 एम्पीयर निकालते हैं, अब हम ये देखना है। तो फिर से वही प्रॉब्लम हम वैसे स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप, कंसीडर 18 वोल्ट। डिपेंडेंट सोर्सेस को शॉर्ट ओपन नहीं करना है, डिपेंडेंट सोर्सेस मेहमान है, उनके साथ जो होना है उनके हिसाब से हो जाएगा, खातिरदारी करिए, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं। कंसीडर 18 वोल्ट और रिप्लेस 3 एम्पियर विथ ओपन सर्किट। क्यों ओपन सर्किट, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए अब सर्किट क्या बनेगा। ये तो हमने 18 वोल्ट कंसीडर कर लिया है, ये हमने यहाँ पर ओपन सर्किट कर दिया है, और हाँ, इस ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट करने के कारण अगर आपके डिपेंडेंट सोर्स को कोई परेशानी होती है या वो अफेक्ट होते हैं तो वो होगा, वो आपको करना पड़ेगा। इतनी नाराज़गी तो उनको उठा, कई बार होता है, कई मेहमान भी परेशान हो जाते हैं, अपन तो पूरी सुविधा देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी हो जाए तो हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इतना तो अपन संभाल लेंगे। ये I1 हमने क्या किया, 3 एम्पियर करंट सोर्स को यहाँ से हटाया, 18 वोल्ट सोर्स की वजह से हम पहला करंट निकाल रहे हैं, ये I1 मुझे निकालना। फिर वही नोड मेश आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ करके और यहाँ पर I1 का मान निकाल लीजिए। ये सर्किट एज इट इज़ बना दिया मैंने। एक ही लूप है, मैं सीधी लूप इक्वेशन बना लेता हूँ, यही करंट इसमें इस लूप में मान ले अपन I1 ही। तो -18 प्लस I1 इंटू 1 मतलब I1 -2Vx प्लस 6I1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मान निकाल लेते हैं। अब फिर मुझे वही पता है कि I1 Vx का जो मान है वो Vx का मान है -I1 इंटू 1। -I1 इंटू 1 क्यों, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर हमने करंट इस दिशा में जाता हुआ माना है तो ऐसा इस पर 1 इंटू I1 वोल्टेज है। लेकिन ये जो कन्वेंशनली यहाँ जो लिखा हुआ है माइनस प्लस Vx, जो जिस पर ये सोर्स डिपेंड करता है वो उल्टा है, तो हम क्या करें, उल्टा है तो माइनस साइन, उल्टा सीधा यहाँ सिर्फ माइनस से प्लस से हो जाता है बस, और ज़्यादा उल्टा टांगने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो Vx इक्वल टू हो गया -I1, और Vx इक्वल टू -I1 हो गया, और ये Vx इक्वल टू -I1 अगर हम यहाँ रख दें तो I1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 18 -18 प्लस I1, एक बार लिख देता हूँ, -2Vx से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2I1 प्लस 6I1 इक्वल टू 0। ये हो गया 6 2 8 और 1 9I1 इक्वल टू 18। तो I1 इक्वल टू हो गया 18/9 मतलब 2 एम्पियर। ये पहला स्टेप कंप्लीट। पहले स्टेप में हमने 18 वोल्ट सोर्स को कंसिडर किया, इसको रिप्लेस किया। अब इसको शॉर्ट करते हैं और इसको कंसिडर करते हैं, तो देखिए अब क्या होगा। अब हम सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं। सेकंड कंडीशन में वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को हमें कंसिडर करना है। तो डिपेंडेंट सोर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ये 2Vx, और इस कंडीशन में जो करंट बहेगा उस करंट को अब हम बोल देंगे I2। अब हमें I2 का मान निकालना है। हमने क्या किया,
ये 3 एम्पियर एज इट इज़ है, यहाँ पर माइनस प्लस वी एक्स है, ये 1 है, और यहाँ पर मैंने V1 को 0 कर दिया, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये सेकंड कंडीशन, भी इसको शॉर्ट सर्किट करना है, बाकी एज इट इज़ बनाओ। और ऐसी कंडीशन में इस करंट I2 का मान मुझे अब निकालना है कि ये I2 करंट क्या होगा। तो अब फिर से देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ करंट डिवीजन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। करंट डिवीजन इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एक डिपेंडेंट सोर्स लगा है। लेकिन देखिए कंसेप्ट अब आपको समझ में आने लग गए। आप कह सकते हैं कि इस नोड का वोल्टेज Vx है, क्योंकि यहाँ से लेके ग्राउंड तक अब सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और उस पर जो वोल्टेज है वही ये वोल्टेज है, और ये प्लस ही आ रहा है इधर, इसका मतलब यहाँ से ग्राउंड तक पॉजिटिव Vx है। अब क्या चाहिए मुझे, Vx आ गया तो मैं Vx अगर आ गया तो इस ब्रांच में जाने वाला करंट I2, देखिए आप धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस ब्रांच का करंट अगर मुझे मेरे पास Vx है तो Vx प्लस 2Vx अपॉन ये रेजिस्टेंस कितना था, ये रेजिस्टेंस था आपका 6, ये 6 ओम है, तो अपॉन 6 मतलब 3Vx बाय 6 हो गया, मतलब Vx बाय 2 हो गया। तो सिर्फ Vx ही तो निकालना है। अब Vx निकालना है तो Vx के लिए अपन यहाँ नोड इक्वेशन बना देते हैं। देखिए Vx बाय 1, इसमें जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट नहीं है, पास आ रहा है इसलिए -3, और इसका करंट तो हम बोल ही रहे हैं कि Vx प्लस 2Vx बाय 6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से Vx आ ही जाएगा ना, कहाँ जाएगा, आएगा 6Vx माइनस 18 प्लस Vx प्लस 2Vx इक्वल टू 0। तो ये हो रहा है 6 7 8 9 Vx बराबर 18, और Vx बराबर हो रहा है 18/9 मतलब 2 वोल्ट। और ये 2 वोल्ट जब मैं यहाँ रख दूंगा तो 2/2 मतलब 1 एम्पियर। I1 का मान, ये I1 का मान आया I1 का मान आया था 2 एम्पियर, I1 का मान आया था 2 एम्पियर, I2 का मान आया 1 एम्पियर, और इस I का मान हम कह रहे हैं कि I1 प्लस I2 होगा, जो कि 2 प्लस 1 मतलब 3 एम्पियर होगा। तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ये दोनों एक जैसे आ गए। तो स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन थ्योरम की प्रॉब्लम्स करना, इसका मतलब नोड और मेश एनालिसिस आना। नोड और मेश एनालिसिस अगर आपको आता है तो सुपरपोजिशन थ्योरम की कोई भी प्रॉब्लम हो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रॉब्लम में चाहे डिपेंडेंट सोर्सेज हो, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो, प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है इसके बारे में मैं पूरी तरीके से आपको अब डिस्कशन करके बता चुका हूँ। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पर मिस हो रहा है, और वो ये है कि पावर का मान मैं क्यों नहीं निकाल सकता। देखिए पावर का मान हम इसलिए नहीं निकाल सकते कि अगर सपोज मैंने, पावर का रिलेशन क्या होता है, अगर जैसे इस रेजिस्टेंस में अगर मुझे पावर निकालना है तो मेरा पावर होगा P इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R। ये सपोज R रेजिस्टेंस है तो P1 मैंने सपोज हम करके देखते हैं, वोल्टेज सोर्स 1 के कारण पावर निकाला, हम 2 ही सोर्स मान लेते हैं, 2 सोर्सेज हैं, 2 सोर्सेज के कारण हम पावर निकाल के देखते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस हमने लगा दिया R, और इस पर जो पावर है वो P2 बोल दिया मैंने, तो वो हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू R। अब सुपरपोजिशन को यूज करके अगर मैं करंट निकालता हूं तो करंट तो आएगा I1 प्लस I2, और इसमें एक्चुअल, अगर ये R रेजिस्टेंस है तो एक्चुअल पावर P क्या आएगा, I1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R। I स्क्वायर R पावर होता है, हमने हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भी रिलेशन यूज किया था। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर इंटू R। अब यहां पर देखो ये P एक्चुअल पावर इसके अंदर जो है वो एक्चुअल पावर है I1 स्क्वायर R प्लस 2I1 I2 इंटू R प्लस I2 स्क्वायर इंटू R। समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ जो एक्चुअल पावर है इस रेजिस्टेंस में, जो एक्चुअल पावर है I1 और I2 करंट के कारण, क्योंकि करंट एल्जेब्रिक सम होना है I1 प्लस I2 का, तो इसका स्क्वायर इंटू R होगा। तो एक्चुअल तो ये है, समझना इस चीज को, ये एक्चुअल है। अगर मैं ये पावर ऐसे नहीं निकाल के, मतलब करंट का बीजगणितीय योग नहीं करता और मैं इंडिविजुअल पावर निकालता, तो मैं पहले यही कैलकुलेशन कर बैठा होता, और ये कैलकुलेशन करके अगर मैं P डैश P1 प्लस P2 लिखूं तो P1 तो मैंने निकाला I1 स्क्वायर इंटू R, और P2 निकाला मैंने I2 स्क्वायर इंटू R। तो देखिए क्या P डैश और P बराबर है, P और P डैश बराबर नहीं है, P और P डैश बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रिलेशन है अपने आप में ये रिलेशन लीनियर रिलेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि
ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं ये सिर्फ हम लीनियर रिलेशंस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम पर ही अप्लाई होगा जहां आपके रिलेशंस लीनियर हो। लीनियरिटी एग्जैक्टली क्या होती है, ये प्रिंसिपल अपने आप में, लीनियरिटी की जब हम बात करते हैं तो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। ये हम सिग्नल और सिस्टम में जरूर से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इतना समझ लें कि हमारा जो रिलेशन है जिस पर हम सुपरपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं वो रिलेशन अगर मुझे ऐसा स्क्वायर टर्म में दिख रहा है तो नहीं अप्लाई होगा, सीधा रिलेशन होना चाहिए। लीनियर रिलेशन अगर आपको दिखेगा तो उस कंडीशन में आप निकाल सकते हैं। मतलब यहां से जो थंब रूल आप बना करके, मेरा तो यही कहना है कि आप थंब रूल बना ले। थंब रूल ये कह रहा है कि हम करंट और वोल्टेज ही निकाल पाएंगे, हम पावर नहीं निकाल पाएंगे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्स में लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए ये पूछा जाता है कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके कौन सी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में सेट रखें और कारण भी सेट रखें। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो इन सब्जेक्ट्स में बन सकते हैं उनके बारे में भी हम ऐसे ही लगातार आपसे बात करते रहेंगे। आप बने रहें एलेक्स गुरु पर। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।